हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं गिरीश दहरिया आप सभी का स्वागत करता हूं आरंभ कैरियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आइए पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन। इस सेशन में हम लोग प्रोवाइड कराएंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अभी जो रिसेंटली एग्जाम्स हुए हैं उन सभी के 35 क्वेश्चंस का हम डिटेल सोल्यूशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो हम आने वाले दिनों में जितने भी एग्जाम्स आपके होंगे उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की स्पेशल सीरीज आपके यहाँ पे कराएंगे, जिससे आपको सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, चाहे वो एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, ठीक है, या फिर रेलवे के ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, अंडर ग्रेजुएशन का लेवल और आपका ग्रेजुएट लेवल, साथ में आरपीएफ, इन सभी क्वेश्चंस को, इन सभी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस का कंपाइल हम आपको सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है जी, चलिएगा, बहुत बढ़िया। तो आपको अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, चलिएगा, देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल आपसे बोल रहा है सर कि एक टैक्सी स्टैंड है जिसमें दो कैब 12 मिनट के अंतराल पर 57 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करती है। दोनों कैब एक ही दिशा में चलती है। एक व्यक्ति टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा से आ रहा है। 10 मिनट के अंतराल पर दोनों कैब से मिल रहा है। तो आपसे बोला है कि व्यक्ति की चाल बताइए। क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया है। मान के चलिए कि एक कैब है आपकी पहली वाली, ये कैब है आपकी दूसरी वाली। ठीक है, अब एक व्यक्ति खड़ा हुआ सर, एक ये व्यक्ति है आपका, तो वो आपसे ये बोल रहा है कि जो कैब है वो 12 मिनट के अंतराल में चल रही है। पहली कैब से ये व्यक्ति मिलता है। ठीक है, पहली कैब से व्यक्ति मिलता है। बोल रहा है जो व्यक्ति है ये आ रहा है कहाँ? टैक्सी स्टैंड की ओर। ये जो व्यक्ति है ये आ रहा है कहाँ सर? ये टैक्सी स्टैंड की ओर आ रहा है। और दोनों कैब से मिल रहा है कितने अंतराल में? 10 मिनट के अंतराल में। तो सीधी बात ये है कि जो व्यक्ति है ये यहाँ से चला होगा, ये यहाँ से चला होगा, यहाँ पे पहुंचा होगा और ये दूसरी वाली कैब से मिल गया होगा। बोलो, बात आई समझ में? जब ये दूसरी वाली कैब से मिल गया होगा ये सेम व्यक्ति, तो तब तक इसने ये दूरी तय कर लिया था, और ये जो दूरी है ये दूरी तय किया उस व्यक्ति ने 10 मिनट में। बोलो, यहाँ तक समझ में आया? उस व्यक्ति ने ये दूरी तय किया कितने मिनट में सर? 10 मिनट में। अगर कैब 12 मिनट के अंतराल पर चल रही है तो कहने का मतलब ये है कि कैब अगर यहाँ से चलती तो उसको 12 मिनट का टाइम लगता, पर चूंकि 10 मिनट का टाइम इसने ऑलरेडी कर लिया यहाँ पे, तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे ये जो कैब है आपकी जो 12 मिनट के अंतराल पर चल रही है, वो अगर व्यक्ति आपका इतना यहाँ नहीं चलता तो 12 मिनट में मिलती। तो आपको बताओ, उसने 12 मिनट पे मिलना था पर 10 मिनट ऑलरेडी ये यहाँ चल चुका है, तो कैब का 2 मिनट बच गया। कैब का कितना मिनट बच गया सर? 2 मिनट। अगर यही सेम डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस आपकी क्या है सर? सेम है। अगर यही सेम डिस्टेंस कैब चलती तो कैब को लगता 2 मिनट, और यही सेम डिस्टेंस अगर वो व्यक्ति चलेगा तो व्यक्ति को लगेगा 10 मिनट। बस यहाँ से कहानी खत्म हो चुकी सर आपकी, कि आपसे यहाँ पे टाइम का रेशो आपको गिवन है। अगर टाइम का रेशो गिवन है तो आप यहाँ से स्पीड का रेशो निकाल सकते हैं, जो कि हो जाएगा 10:2। ठीक है मेरे भाई, यहाँ क्या दे रखा आपको? यहाँ दे रखा आपको कैब की चाल। तो कैब की चाल 10 की वैल्यू है 57, तो यहाँ पे 1 मिनट की वैल्यू हो जाएगी 5.7। और अगर आप यहाँ पे मैन की चाल निकालेंगे तो 5.7 मतलब 7 दूनी 14, मतलब 4 यूनिट डिजिट आना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन में 4 यूनिट डिजिट है, मतलब 11.4 किलोमीटर पर आवर आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। है आसान क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया लेवल का। यहाँ आपसे क्या बोल रहा है कि 6 का स्क्वायर है प्लस √2 का होल स्क्वायर है, माइनस में 5, √25 है, माइनस में 11 है। तो देखिए 6 का स्क्वायर हो जाएगा सर आपका 36। यहाँ से आप बताइए प्लस हो जाएगा, ये √2 का होल स्क्वायर है, ये रूट आपका इससे कट जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। ये 25 से बाहर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, और माइनस में 11 हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये दोनों जुड़ के होता है माइनस में 36। यहाँ चल रहा है ऑलरेडी 36 और प्लस में क्या चल रहा है, तो माइनस से प्लस कैंसिल, आंसर आ जाएगा मेरे भाई 2। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था यहाँ पे। चलिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक लेवल का है। ये आपका प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन हो गया कि किसी सेल के दौरान, कोई सेल लगा था, उसके दौरान 50% माल को 45% के लाभ पर बेचा जाता है।
शेष माल में से 30% माल को 27% के लाभ पर बेचा जाता है और अभी भी शेष माल को 43% की हानि पर बेचा जाता है। यदि समग्र लाभ x% का हो तो x का मान कितना होगा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। कैसे करना है सर, हमने ये बोला कि मान लो एक सेल लगी हुई है, तो आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। तो आप इसमें क्या काम करिए, इस क्वेश्चन को आप मान लीजिए, देखो आप अगर 100 मानेंगे क्वांटिटी को तो 100 मान के भी किया जा सकता है, पर 100 ना मान के आप इस क्वेश्चन को 200 मानिए। मैं अभी बताऊंगा क्यों मानना है, ठीक है। तो देखिए वो सेकंड तरीके से बता देंगे। अगर आप 100 मानेंगे तो अगर ये मान के चलिए कि टोटल क्वांटिटी कितनी है सर 200, 200 में से 50% माल, तो 200 का 50% कितना हो गया सर, 200 का 50% हो गया आपका 100। तो ये जो 100 आपकी क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को 45% के लाभ पर बेच रहा है। तो इसमें अगर किसी व्यक्ति को 45% का लाभ होगा मतलब प्लस 45 रुपये का लाभ होगा। क्या बताओ, इतनी बात समझ में आई? बोलोगे सर बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, शेष माल में से 30%, तो शेष माल कितना बचा, 200 में से 100 गया तो बचा 100, और 100 का 30% मतलब कितना हो गया, 30 हो गया। बोलो यहाँ तक समझ में आया? मेरे भाई अगर ये 30% माल की बात कर रहा है जो कितने 27% लाभ पर बेचा गया, तो आपको पता है कि 30 का 27% कितना होता है, तो सर 81 होता है। सर 30 का 27 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 होता है, और पॉइंट लगा हुआ तो यहाँ पे हो जाएगा सर प्लस में 8.1 हो जाएगा। बोलो बात आई समझ में? फिर आपको बोला गया कि शेष माल, अब देखो बचा हुआ माल कितना हो जाएगा सर आपका, ये 100 हो गया, 30 हो गया, तो बचा कितना, 70 बचा। ये जो 70 आपका बचा हुआ है रिमेनिंग, इसको बेचा जाता है 43% की हानि पर। इसको बेचा जाता है 43% की हानि पर, जो कि कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 7×21 का 1 बचा 2, 7×4 = 28, तो 30 मतलब 30.1, 30 है। मतलब आप देखिए परसेंटेज से एक जीरो कैंसिल, तो एक जीरो नीचे बचेगा तो 30.1 हो जाएगा। तो ये हो रही सर इसको क्या, हानि। अब आप इसको देख लीजिए ओवरऑल क्या हो रहा है इसमें, तो 45 और 8 मिलके हो जाएगा 8 5 13, मतलब 53.1 का प्रॉफिट हो रहा है, और माइनस में हो जाएगा 30.1। सर ये हो जाएगा आपका कितना, 23 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है सर, 23 रुपये का। आपको चाहिए परसेंटेज में, तो आप देखेंगे कि प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालना है। 23 का प्रॉफिट हो रहा है, और किस पे प्रॉफिट होगा, कॉस्ट प्राइस पे जो कितना था 200 था, और इंटू में हो जाएगा सर 100%। तो जीरो से जीरो कैंसिल, अगर आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर 11.5। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बनेगा आपका राइट आंसर। इसी क्वेश्चन को अगर आप 100 मान के करके करते तो फिर उससे भी पॉसिबल था कि आप बोलते कि अगर टोटल वैल्यू आपकी 100 क्वांटिटी है, 100 अगर आपका कॉस्ट प्राइस है, जिसमें कि 50% माल मतलब 50 माल को बेचा गया 45% के लाभ पर, तो 45% के लाभ पर बेचा गया। फिर बोला गया कि शेष माल को 30%, अब देखो टोटल माल आपका 100 था, 100 में से 50 चला गया तो बचा 50, और 50 के 30%, तो 50 का 30% कितना हो गया बताइए, 15। ठीक है, तो 15 माल को 27% के लाभ पर, तो 15 माल को बेचा गया 27% के लाभ पर। फिर व्यक्ति को हो रही है क्या, शेष माल को 43% की हानि पर, तो सर कितना हो गया, 50 और 15 मिलके हो गया कितना, 65। तो बचा कितना बताइए, 35। तो 35 माल को बेचा गया कितनी हानि पे बस, तो 35 माल को बेचा गया 43% की हानि पे। यहाँ से भी चीज़ों को आप निकाल सकते हैं। ये हो गया 100 वाली कहानी। देखिए एक तो है कि आप इसका डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लीजिए, ये है आपकी सेकंड मेथड। क्या कर लीजिए सर, ये हो गई आपकी सेकंड मेथड, इसको डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर लीजिए। चाहो तो आप डिजिटल सम से भी कर सकते हो, उसके लिए पहले ऑप्शन का डिजिटल सम चेक कर लीजिए। इसका 3 हो रहा है, इसका 4 हो रहा है, 1 और 1 2 5 7 हो रहा है, और 1 हो रहा है, मतलब आप ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसका डिजिटल सम चेक कर लीजिए, अगर ये 7 हो रहा है तो यही आपका राइट आंसर होगा। देख लीजिए एक बार, तो कितना हो जाएगा, देखो 5 है, 4 और 5 9 खत्म, ये 5 आया डिजिटल सम, प्लस ये 7 और 2 9 खत्म है, मल्टीप्लाई में है, अच्छा ये भी मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ से डिजिटल सम आपका कुछ बचा नहीं। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ हो जाएगा सर 4 और 3 7, और 5 और 3 8, 8 से 56, 6 और 5 11, 11 मतलब 2, तो -2 डिजिटल सम आ रहा सर। यहाँ से 9 का जैसे मल्टीप्लाई होता है डिजिटल सम कुछ बचता नहीं, तो -2 माइनस में आ रहा है, तो प्लस में क्या कर देंगे 9 कर देंगे, तो डिजिटल सम कितना आ गया सर 7 आ गया, और 7 इसका डिजिटल सम हो रहा है। ऐसे भी क्वेश्चन को किया जा सकता। ठीक है, ये हो गई आपकी सेकंड मेथड। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए चाहे आप कुछ भी बोले, आरआरबी एनटीपीसी जो क्वेश्चंस का लेवल है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम है। ये देखिए आप यहाँ पे बेसिक सा क्वेश्चन आपको मिला है, ये बी बॉड मास का क्वेश्चन है आपका, मतलब सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, जहाँ पे सीक्वेंस आपका वेरिकुलम बार होता है, फिर आपका ब्रैकेट होता है, फिर आपका ऑफ होता है, फिर डिवीजन होता है, फिर आपका मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर एडिशन होता है, फिर आपका सब्सट्रैक्शन होता है। ये सीक्वेंस आपका ऊपर से नीचे की ओर चलता जाता है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में सबसे पहले आप देखिए कि ब्रैकेट कहाँ पे दिख रहा है,
और अगर आप देखें सबसे छोटा ब्रैकेट है आपका 5 और 2 मिलके कितना हो गया सर आपका 7 हो गया। ये आपका सर 5 है और 7 और ये माइनस में आ गया आपका, तो ये कितना होगा सर 5 और 5 10, 10 में से 7 गया अभी आपके यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा सर यहाँ से 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा सर बताइए। हाँ जो छोटा वाला ब्रैकेट है इसमें 3 बचा प्लस 9 बचा और यहाँ आ गया माइनस में 3। यहाँ 3 से 3 कैंसिल भाई, तो कितना बचा 9 बचा। तो यहाँ आ जाएगा 12/6 इंटू में 9। ठीक है मेरे भाई, 12/6 इंटू में 9, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 3 तिया 9, मतलब क्या कर रहे हैं सर 12/6 इंटू में 9। कहने का मतलब ये है कि 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18। तो यहाँ बचा 72 डिवाइड में 18 और 18 चौके होता सर 72। तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा आपका राइट आंसर। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है। चलिएगा, अब बोला गया है कि एक त्रिभुज है और त्रिभुज की भुजाएं आपको गिवन है। तो सबसे पहले त्रिभुज की भुजाएं जो दे रखी हैं उनको देख लीजिएगा। वो गिवन है आपको 70, 56 और 42 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना है आपसे ये पूछा गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है सबसे पहले क्वेश्चन में ये चेक कर लेना कहीं ये आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट वाला क्वेश्चन तो नहीं है। अगर ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तो क्वेश्चन आपका बहुत आसान होता है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि अगर एक समकोण त्रिभुज है तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। तो इसका जो एरिया निकल के आता है वो 1/2 परपेंडिकुलर इंटू में बेस होता है। इतना आपको पता होना चाहिए। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो 70, 56 और 42 है, तो 14 5 है 70, 14 चौके 56 और 14 तिया 42। देखिए 3 4 5 मतलब ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। पाइथागोरस ट्रिपलेट में जो सबसे बड़ी भुजा है वो आपकी कहलाती है हाइपोटेनस। तो यहाँ पे आप बोलेंगे सर इस त्रिभुज का जो एरिया है वो हो जाएगा 1/2 परपेंडिकुलर इंटू में बेस। तो ये हो जाएगा 1/2 56 इंटू में 42। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर आपका 28 दूनी 56। ठीक है, या फिर आप ऐसा कर लीजिए कि क्योंकि इसको काटना भी पड़ेगा तो आप इसको काट लीजिए, ज़्यादा बढ़िया। 2 दूनी 4 2 एकम 2, तो 21 छिक्के होता है 6 एकम 6, 6 दूनी 12 आपका बच जाएगा। फिर 21 पंचे 110 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 1 मिनट रुकिए, ये हो जाएगा आपका 21 छिक्के 6 एकम 6 बचेगा और 6 दूनी 12 आपका बच जाएगा। फिर 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो 5 और 2 7, तो 76 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बनेगा सर आपका राइट आंसर। कितना बचेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा राइट आंसर। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। पहली बात तो ये देखिएगा एवरेज का क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपका है वो क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि 30 विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक कितने हैं भाई 70 है। तो 30 विद्यार्थी हैं भाई आपके जिनका औसत अंक है भाई आपका 70। ठीक है, ये नंबर हो गया आपका, ये हो गया आपका एवरेज। फिर आपसे बोल रहे हैं कि 20 विद्यार्थी हुए, एक अलग समूह है 20 विद्यार्थी और जिनका एवरेज कितना भाई, जिनका एवरेज दे रखा है 80। तो अगर दोनों समूहों को शामिल कर दिया जाए तो समस्त विद्यार्थियों का औसत अंक आपको ज्ञात करना है। तो आप क्या काम करें सर, बेसिक क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा इसमें कुछ और बेसिक सा नंबर्स भी दे रखे हैं तो उसमें कोई ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं। तो आप डायरेक्ट करें 7 से 21 कितना हो गया सर आपका 2100 हो गया, ये हो गया 8 दूनी 1600 हो गया और ये जुड़ के हो जाएगा आपका 3700। तो क्या हो गया सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइड में नंबर्स, तो 3700 ये आपका एवरेज होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स, है ना। और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपॉन में टोटल नंबर्स। कितने टोटल नंबर्स भाई आपके 50, तो हो जाएगा 5 7 35 और बचेगा 2 5 के 20। 74 आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए है। बताइए बहुत आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, चलिएगा। यहाँ आपसे बोल रहे हैं कि वस्तुएं एक्स और वाई के क्रय मूल्यों का अनुपात, एक्स और वाई है जिनके क्रय मूल्यों का अनुपात 3:7 है। तो किसी व्यक्ति ने वस्तु एक्स को बेचकर 14% का लाभ कमाया और बाय को बेचने पर 11% की हानि हुई। तो संपूर्ण लेन देन में उसका लाभ हानि परसेंटेज क्या है। सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि देखो यहाँ पे दो वस्तुएं भैया आपके पास एक्स रेशो बाय, दो वस्तुएं सर आपके पास एक्स रेशो बाय, ठीक है, दो वस्तुएं आपके पास एक्स रेशो बाय। अब वो ये बोल रहा है कि उनका जो कॉस्ट प्राइस का रेशो है, जो क्रय मूल्य का रेशो सर वो है आपका 3:7। कितना है भाई 3:7। अब x को बेचकर 14% का लाभ कमा रहा है, तो x को बेचकर कमा रहा है सर 14% का लाभ। कितने का कमा रहा है भाई 14% का लाभ कमा रहा है। और y को बेचने पे 11% की हानि हो रही है, y को बेचने पे 11% की क्या हो रही है सर, हानि हो रही है। तो समस्त लेन देन में क्या होगा, तो आप देखिए आपको क्या काम करना है, कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ कैसे निकलता है सर, बेस में हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है।
देखिए दोनों वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस कितना हो रहा है, आप एक तरीके से इसको आप एवरेज से कर सकते हैं। कितना हो गया, 7 और 3 10 हो गया। यहाँ बोला 7 में 3 मतलब 14 या 42% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और 11 साथ 70% की क्या हो रही है सर, आपको हानि हो रही है। तो डायरेक्ट आप यहाँ से निकल सकते हैं, 7 में से 2 गए 5, 7 में से 4 गए 3, 35/10 मतलब 3.5% की होगी सर इसको क्या, हानि। ठीक है, 3.5% की क्या होगी सर, हानि। ऑप्शन नंबर ए बनेगा आपका। समझ में आया? चलिए देखिए, एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे गिवन है भाई, 7 की पावर -8 है, इंटू में 11 की पावर -8 है, इंटू में 13 की पावर -8 है। सबको आपको सरलीकृत करना है। ठीक है, तो देखिए क्या काम करेंगे। आपको एक चीज़ पता होगी सर कि जैसे a की पावर m है, तो b की पावर m है, इंटू में c की पावर m है। तो अगर इसको मुझे एक साथ लिखना है तो मैं ये लिख सकता हूँ सर कि a इंटू बी टू सी, और इन सभी की पावर क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे m। कि जब आपका बेस अगर सेम नहीं होता है और अगर पावर आपकी सेम है तो सभी को आप एक साथ लिख सकते हैं। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे सब अपॉन में जाएगा सीधा सीधा। तो 7, 11 और 13 का आपको मल्टीप्लाई करना है, जो होता है सर 1001। 7 इंटू 11 इंटू 13, आपको याद भी रखना है ये, है ना। इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होता है सर, आपका 1001 होता है। 7, 11 और 13 का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है सर, 1001 होता है। तो बस ये 1 अपॉन में हो जाएगा, तो 1 अपॉन में आएगा 1001 की पावर कितनी रहेगी, ये 8। ठीक है, आपकी पावर अगर माइनस में है तो उसको अगर आप अंश का हर और हर का अंश कर देते हैं तो पावर पॉजिटिव से नेगेटिव में, नेगेटिव से पॉजिटिव में आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा सर आपका राइट आंसर। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। कोई व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 15 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं मुफ्त में देता है, और पूरे लेन देन में व्यक्ति को 35% का लाभ मिलता है। माना कि कोई ग्राहक है जो 15 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना % अधिक है, आपसे ये पूछा है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले एक चीज़ आपको पता होगी, जैसे एक कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे लिख रखा है, उस कॉन्सेप्ट को पहले हम समझते हैं। एक कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे लिख रखा है, पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये आपका ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है भाई, देखो देखो क्या बोल रहा है आपसे। वो आपसे बोल रहा है 15 वस्तुएं खरीदने पे 4 वस्तुएं आपको फ्री में मिल रही हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक मॉल जाते हो, है ना, आप एक मॉल जाते हो और वहाँ पे ऑफर चल रहा है कि अगर आप बाय करते हो कितनी वस्तुएं, 15 वस्तुएं, तो आपको गेट फ्री मिल जाएंगी कितनी, 4 वस्तुएं। अगर आप 15 वस्तुएं खरीदते हो तो आपको कितनी वस्तु फ्री मिल जाती है, सिर्फ 4 वस्तुएं। तो इसका डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं सर, इसका डिस्काउंट परसेंट आपका निकलता है कि जितनी वस्तुएं आपने फ्री मिली वो आप फ्री वाली वस्तुएं यहाँ लिख लेते हो ऊपर, और टोटल आपकी जितनी वस्तुएं आप लेके आ रहे हो घर को, कितनी वस्तुएं लेके आ रहे हो, 15 और 4 19 आर्टिकल लेके आ रहे हो। ये आपका हो जाता है डिस्काउंट परसेंटेज। समझ में आया? ठीक है, अब इसको डायरेक्ट निकल नहीं रहा है तो इंटू में 100% कर दीजिए, बस कहानी खत्म। तो आपको 100% करने की जरूरत भी नहीं है, मतलब 4/19 आपका समझ में आया। ठीक है, 19 MRP हो गया, 4 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है आपका। ठीक है, तो चलिए, तो आप यहाँ से बोल सकते हैं सर ये हो जाएगा 4/19। डिस्काउंट कितना हो गया बताइए, 4/19। अब ओवरऑल पहले तो डिस्काउंट कितना था आपका, 10%। तो आप यहाँ से कर सकते हैं क्वेश्चन को कि 10% डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे बोला कि सर MRP, और अगर हम यहाँ से सेलिंग प्राइस का रेशो निकालें तो कितना हो जाएगा। देखो 10 रुपये का डिस्काउंट था, 10 से कितना हो गया 9, 10% मतलब कितना होता है 1/10, तो कितना हो जाएगा 10 से 9। फिर आपका था ये 19 MRP अगर है तो 19 से 4 मतलब कितना हो गया 15। तो यहाँ से आपका एक MRP और सेलिंग प्राइस का क्या निकल जाएगा सर, रेशो निकल जाएगा। ये कितना हो जाएगा 190, 15 35। देखिए अगर हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, अगर हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को 100 माने तो सेलिंग प्राइस और MRP का आपकी वैल्यू यहाँ पे निकल चुकी है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस आपका कितना है सर 135, और MRP कितनी है आपकी 190। तो क्वेश्चन आपका यहाँ से ख़त्म होता है। तो आपसे यही तो पूछा गया कि जो कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा अंकित किया गया। तो आप बोलोगे सर 100 रुपये की वस्तु थी, 90 रुपये ज़्यादा में दे रहे हो, मतलब हमने 90/100, सीधा सीधा आपको यहाँ पे जब 100 दिख ही रहा है तो 90% आपने क्या किए, वो मार्कअप किए। 90% अगर आपने मार्कअप किए हो तो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा राइट आंसर। बताइए समझ में आया? ठीक है, इसको एक मेथड से और कर सकते हैं भैया। सेकंड मेथड अगर आप करना चाहें तो ऐसे क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है वही चीज़ें। तो आप यहाँ पे लिखें सर आपका कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे लिख दें आप MRP इंटू में। ठीक है, फिर आप देखेंगे 10% का डिस्काउंट, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 10, 10 से हो गया 9,
फिर आप बोल रहे हैं यहाँ पे 15 वस्तु मतलब वही 15/19 जो हमने यहाँ लिखा। 19 में से 4 गए, कितना आ गया 15। फिर आपका जो रेशो है सर वो कितना हो रहा है 35% का। ओवरऑल आपको 35% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 35/100 मतलब हो जाएगा 5×7=35 और ये 20 मतलब रेशो आ जाएगा 20 से कितना 27। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका विदिन अ सेकेंड होगा, बस आपको पता होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 9×3=27, 3×5=15, ये 5×2=10, 2 से काटेंगे 10 बार। तो यहाँ पे सर कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का जो रेशो निकल गया वो निकल गया 10 से लेके 19। ठीक है, तो 10 रुपये की चीज़ 19 अगर आपने कर रखा है मतलब 9 रुपये बढ़ा के रख रखा है। ठीक है, तो 9/10 इंटू में 100%, और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 90%। तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा सर राइट। है अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको जो भी इसकी बेस्ट अप्रोच हो सकती है वो साथ साथ हम लेके चल रहे हैं। एक बेसिक अप्रोच होगी, एक आपकी सेकंड। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 39 से विभाज्य है, 39 से विभाज्य है। तो आप बोलेंगे सर कि अगर 39 से हम संख्या को देख पाएँ कि किस संख्या से विभाज्य है तो आपको डिविजिबिलिटी लगाना पड़ेगा। और डिविजिबिलिटी में होता क्या है सर कि जो भी संख्या आपकी गिवन है, जैसे 39 है, 39 को देख लीजिए 3×13 कितना होता है 3। तब जो संख्या आपकी है वो 3 से भी विभाज्य होना चाहिए और 13 से भी विभाज्य होना चाहिए। तो 13 से भी भाग जाना चाहिए और भी भाग जाना चाहिए। सबसे पहले क्या काम करें, देखो 7, 11, 13 का एक स्पेशल रूल होता है ना। 7, 11, 13 का एक स्पेशल रूल होता है कि अगर 3-3 संख्या में पेयर है तो 3-3 संख्या का पेयर बना के उन दोनों का डिफरेंस लिया जाता है। और डिफरेंस अगर आपका डिविजिबल है मतलब संख्या आपकी 13 से डिविजिबल है। देखो सबसे पहले 3 का चेक कर लो। अगर आप 3 से देखोगे तो ये 9 है आपका, ये 6 हो गए, 5, 2, 7 और 2 9 मतलब ये संख्या आपकी 3 से डिविजिबल है। ये 9 है आपका, 6 है ठीक है, 4 और 5 9, 6 2 8 ये डिविजिबल नहीं है। फिर 6 है ठीक है, 2 2 7 और 2 9 7 और 2 9 ये भी डिविजिबल है। और 7 और 2 9 6 2 8 9 ये भी डिविजिबल है। मतलब एक ऑप्शन बस कैंसिल हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। अब आपको चेक करना पड़ेगा 13 से डिविजिबल है कि नहीं। 13 का क्या नियम होता है, जैसे ये संख्या आपकी दे रखी है तो 625 और 092 मतलब 625 और 092 जो है आपका, इनको आप डिवाइड करके देखेंगे और जो आपका डिफरेंस आएगा वो 13 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 5 में से 2 गए 3, 12 में से 9 गए 3, ये आ जाएगा 533। 533 को जब आप 13 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 13 चौके 52 और 13 एकम 13 मतलब ये पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है। इसका मतलब ये है भाई कि ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर। समझ पाए चीज़ों को? ठीक है आसान बताइए। चलिए फिर से देखेंगे क्वेश्चन। दो कर्मचारियों के वेतन का अनुपात 3:4 है। यदि पहले कर्मचारी के वेतन में 10% की वृद्धि कर दी जाती है और दूसरे कर्मचारी के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है भाई। ठीक है, ये भी सेम सीधा सीधा क्वेश्चन है कि भाई दो कर्मचारी हैं, मान लीजिए एक पहला कर्मचारी हो गया और एक आपका दूसरा कर्मचारी हो गया सर। एक आपका पहला कर्मचारी हो गया, एक आपका दूसरा कर्मचारी हो गया। तो वो आपसे ये बोल रहे हैं कि पहला जो कर्मचारी है उसका वेतन का अनुपात जो इनकम का रेशो है वो दे रखा है सर आपका 3:4। कितना दे रखा है सर 3:4। पहले कर्मचारी के वेतन में 10% की वृद्धि होती, पहले कर्मचारी के वेतन में 10% की क्या हो रही सर आपकी वृद्धि, और दूसरे कर्मचारी के वेतन में 20% की वृद्धि हो रही। दूसरे कर्मचारी के वेतन में 20% की क्या हो रही सर वृद्धि। तो उनके नया अनुपात क्या होगा, उनके वेतन का नया अनुपात आपसे पूछा है। ठीक है सर, के वेतन का नया अनुपात आपसे पूछा। तो देखो आप एक काम करो, इसको क्योंकि क्वेश्चन आपका आसान सा दे रखा है तो आप क्या काम करो, एक एक जीरो अपने हिसाब से लगा लो। कोई दिक्कत होगी जीरो लगाने में, बोलो बिल्कुल नहीं होगी। 30 का 10% कितना हो रहा है, बोलो 3 हो रहा है। 40 का 20% कितना हो रहा है, तो बोलो 8 हो रहा है कि नहीं है। 30 देखो रेशो में आप कुछ भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनिशियल रेशो आपका ये है, आपको सेकंड इनके वृद्धि होने के बाद वाला रेशो निकालना है, फाइनल रेशो। तो हमने बोला 30 और 40 मान लिया। 30 का 10% कितना होगा, 0 से 30 का अगर आप 10% निकालोगे तो 3 हो जाएगा। 30 का 3 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 33 रेशो हो जाएगा। 40 का अगर 20% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये 8 हो गया मतलब कितना हो जाएगा 48। तो नया रेशो आपका निकलेगा 33:48। अगर आप इसको और थोड़ा सा डिविजिबल कर लो तो 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 16×3=48। तो ये हो जाएगा 11:16। ऑप्शन नंबर सी बनेगा आपका राइट आंसर। ठीक है आसान बताइए, क्लियर है मेरे भाई। चलिए बहुत बढ़िया, आ जाइए। देखिए भाई ये जो क्वेश्चन है आपका ये और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपका,
कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धातु के ठोस बेलन है भाई, उसको पिघलाकर दो ठोस शंकु बनाए जाते हैं और जिनके आयतनों का अनुपात 3:4 है और ऊंचाई 35 सेंटीमीटर दे रखी है। पहले और बाद के समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल के आधारों के क्षेत्रफल में कितना % का परिवर्तन होगा, आपसे ये पूछा है। तो देखा जाए तो एग्जामिनर आपसे ये जानना चाह रहा है कि पहले और बाद, मतलब स्टार्टिंग में जो था और जो बाद में है, उनके आधारों का क्षेत्रफल। आधार का मतलब समझिएगा कि अगर मान लो ये बेलन है तो बेलन का आधार, आधार रहेगा ये वाला, मतलब आधार क्या होगा अपना पाई आर स्क्वायर। आधार क्या होगा अपना पाई आर स्क्वायर। क्लियर है क्या? और अगर मान लो शंकु है तो शंकु का भी आधार क्या होता है अपना पाई आर स्क्वायर। समझ में आया? ठीक, तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके आगे चलते हैं। तो आपसे बोला जा रहा है कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और 14 सेंटीमीटर व्यास वाले, तो सबसे पहले आपको हाइट रखी है जो कितनी है आपकी 20 सेंटीमीटर, और व्यास, व्यास मतलब 2r, 2r की वैल्यू 14 है, तो r की वैल्यू कितनी होगी सर? यहाँ से r की वैल्यू होगी 7 सेंटीमीटर। धातु के ठोस बेलन, तो एक आपका ठोस बेलन है, एक आपका क्या है सर यहाँ पे ठोस बेलन है। बेलन आपका ये हो गया, ठीक है, जिसमें r आपको दे रखा है यहाँ पे 7 और हाइट आपको दे रखी है 20। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसको पिघलाकर दो ठोस शंकु आपके बनाए जाते हैं। इसको पिघलाकर तो पिघलाएंगे और पिघलाने के बाद दो ठोस शंकु बनाए जाएंगे। पहला शंकु हो गया और ये दूसरा शंकु हो गया। दो शंकु आपके बनाए जाते हैं, इसकी भी आर रहेगा और इसकी भी हाइट रहेगी सर। बात है, दो ठोस शंकु बनाए जाते हैं और जिनके आयतनों का अनुपात, अच्छा इन दोनों के वॉल्यूम का जो रेशो है वो रेशो है आपका 3:4। ठीक है, और ऊंचाई आपको गिवन है कितनी? ऊंचाई है आपकी 35 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो पहले और बाद के समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, आपसे ये पूछा है। तो ये आपकी पहली कंडीशन होगी जिसको पिघलाकर दो छोटे छोटे ठोस शंकु आपके बनाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप इसका अगर वॉल्यूम की बात करें तो इसका वॉल्यूम क्या होता है सर? वॉल्यूम इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये पाई हो गया, आर बोले तो कितना सर इसका 7 7 14 हो जाएगा, और एच कितना सर? तो एच है आपके पास कितना 20। सॉरी 7 से 49 होगा ना भाई। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 इंटू में 20, जो हो जाएगा 980। 980 पाई। वॉल्यूम कितना निकल के आएगा सर? 980 पाई। अभी जो ये वॉल्यूम है आपका बेलन का, इस बेलन को दो शंकु में तोड़ा जाता है और जिनके वॉल्यूम का रेशो कितना है 3:4। यहाँ से आप इन दोनों की वॉल्यूम निकाल सकते हैं क्या? तो बोलो बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तीनों चार मिलके कितना हो गया? 7 वॉल्यूम हो गया आपका टोटल। और ये टोटल वॉल्यूम कितना हो रहा है सर आपका 980 पाई। कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा आपका 7 एकम 7 और बचेगा 2, 7 चौके 28, 140 पाई आएगा। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 140 पाई। तो ये हो जाएगा सर आपका कितना इंटू में 140 पाई, 42 420 पाई हो जाएगा। और ये हो जाएगा सर आपका कितना 140 बाई 14 चौके 56, 560 पाई आपका ये हो जाएगा। वॉल्यूम 2 आपका निकल गया और ये आपको वॉल्यूम 1 निकल गया। दो चीज़ समझ में आई। तो दो अलग अलग आपके क्या निकल के आ गए सर? यहाँ से शंकु निकल के आ गए। ठीक, अब करना क्या है आगे? तो इनका वॉल्यूम का रेशो देख गिवन है 3:4, ऊंचाई आपको गिवन है 35 सेंटीमीटर। पहले और बाद के समतल पृष्ठीय क्षेत्रफलों में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, आपसे ये पूछा है। ठीक, तो अगर आपका ये हाइट होगी सर यहाँ से, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं? चूंकि हाइट गिवन है तो आप यहाँ से आर निकाल सकते हैं। पहले वाली की आर कितनी होगी? इसका अगर हम आर निकालें तो क्योंकि इसका जो एरिया निकलेगा वो क्या निकलेगा पाई आर स्क्वायर, इसका भी क्या निकलेगा पाई आर स्क्वायर। तो R1 और R2 आपको निकालना है, सीधा सीधा बात ये है। तो कितना हो जाएगा देखो, ये अगर 35 है तो ये हो जाएगा आपका पूरा वॉल्यूम। यहाँ से निकाल लीजिए। तो आपने बोला इसका वॉल्यूम होता है शंकु का, कौन का जो वॉल्यूम होता है सर वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सही होता है, तो यहाँ पे लगा लीजिए 1/3 ये वॉल्यूम है आपका, पाई है, आर है, स्क्वायर है और एच है। एच की वैल्यू कितनी की है? तो एच की वैल्यू आपकी 35 की है और वैल्यू कितनी होगी सर इसकी 420 पाई। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो पाई तो रहने दीजिए क्योंकि पाई आर स्क्वायर ही निकालना एक तरीके से हमको। बस 35 से काटिए, 7 35
और 742, 5 से काटेंगे तो 12 पंचे 60 और 12 तिया 36। तो आप बोल सकते हैं पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 36 पाई, ये R1 हो गया। ऐसे ही आप R2 निकाल लीजिए, वॉल्यूम 1 था, ये वॉल्यूम 2 निकाल लीजिए यहाँ से, कितना हो जाएगा 1/3 पाई R2 स्क्वायर एच इज इक्वल टू कितना गिवन है आपका 560, 560 पाई। एच की वैल्यू आपको पता है, एच की वैल्यू कितनी सर आपकी, एच की वैल्यू आपकी 35 है। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये हो जाएगा 7 35, 7 8 56 और 5 से काटेंगे तो कितने बार चल जाएगा 16 बार, 16 तिया 48, मतलब यहाँ से पाई R2 का स्क्वायर हो गया आपका 48 पाई। बताइए कोई दिक्कत। तो आप अगर देखेंगे तो पहला वाला जो वॉल्यूम निकल के आ रहा है आपका, पहला वाला वॉल्यूम और दूसरा वाला वॉल्यूम दोनों के तो हमें निकालना है। तो पहला वाला जो वॉल्यूम है आपका और जो आपका दूसरा वाला वॉल्यूम है, पहला वाला वॉल्यूम कितना सर आपका, पहला वाला वॉल्यूम है आपका ये वाला हो गया। तो ये जो वेलन का वॉल्यूम है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर एच, कितना हो जाएगा ऊपर और नीचे दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 2 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच इसका सर, हाँ सॉरी पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, ये वॉल्यूम, अच्छा है टोटल वॉल्यूम तो आपका 980 पाई है। और अगर आप यहाँ पे आर है आपका कितना, तो वॉल्यूम अगर आप निकाल लें तो हो जाएगा आर पाई हो गया, आर कितना है 7 7 49 और 49 दूनी करेंगे तो कितना हो जाएगा 98 पाई हो जाएगा दोनों का मिला के। तो ये होगा पहला वाला जो शंकु था उसका हो गया आधारों का, है ना, आपको आधारों का निकालना है ना, पूरा तो नहीं निकालना है। तो आधारों का पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो गया आपको 49 इंटू में 2 98 पाई हो गया। और सेकंड वॉल्यूम कितना निकल के आएगा, दोनों को वॉल्यूम को जोड़ लेना है ना, दोनों वॉल्यूम को जोड़ लेना है। ये था आपका 36 पाई और ये है आपका 48 पाई, कितना हो जाएगा 36 पाई और प्लस में 48 पाई। बोलो बात आई समझ में, क्वेश्चन थोड़े से बढ़िया लेवल का है। हो जाएगा 8 से 2 4 बचा 1 4 3 7 और 1 84 पाई। तो देखो पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, 7 से काटेंगे तो 7 1 कम 7, 7 का 2 7 चौके 28, 7 से काटेंगे तो 7 1 कम 7, तो डायरेक्ट बोली 14 7 98 रेसो 14 छिक्के 84, 7:6 आ गया। कितने की कमी आ रही है सर, तो बोलो 1 की कमी आ रही, तो 1/7 इंटू में 100% की कमी आ रही, मतलब 14 से ही 2/7% की क्या आएगी सर, कमी आएगी। बढ़िया क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आया होगा सबको। देखिए भाई ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ईंधन की कीमत 3 क्रमिक महीनों में क्रमशः 10%, 45% और 10% कम होती है, लेकिन चौथे महीने में 65% बढ़ जाती है। ईंधन की मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में उसकी कीमत में कितने % की वृद्धि की गई। मतलब आपको ओवरऑल सक्सेसिव ही निकालना है। अगर आप इस सक्सेसिव का फॉर्मूला वगैरह लगाने बैठ गए तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि वैल्यूज आपकी आसान है तो आप डायरेक्ट इसको रेशो मेथड से कर लीजिए। हमने बोला कि 10% की अगर कमी होगी तो हो जाएगा 1/10, 45% का मतलब होता है, देखो इसको कर लो पहले महीने, ये हो गया इनिशियल और ये आपका हो गया फाइनल। ठीक है, एक आपका इनिशियल हो गया और आपका क्या हो गया फाइनल। तो 10% की कमी मतलब कितना हो जाएगा, 10 से हो जाएगा 9, फिर 45% तो हो जाएगा 5 9 के 45 और 5 दूनी 10, तो हो जाएगा सेकेंड में आप देखोगे तो हो जाएगा 20, 20 से 9 कम कितना हो जाएगा आपका 11। फिर तीसरा अगर आप देखोगे तो फिर 10% की कमी, तो 10 से कितना हो जाएगा सर आपका 9 हो जाएगा। और फिर 65% बढ़ जाती है, मतलब 5 से काटेंगे तो 5 से 13 बार चल जाएगा और ये 20 बार, तो 20 से बढ़ जाएगा आपका कितना, चौथे में आपका बढ़ जाएगा 20 और 20 से हो जाएगा आपका 33। ठीक, अब बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है भाई, क्या काम करना देखो, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 2 3 4, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 9 में 9 में 81, इंटू में 11 और इंटू में 33, तो 11 एकम 11, 11 8 88 और 89, 891। और इसका 33 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 3 एकम 3, 3 हो गए 27, 7 बचा 2, 8 है 24 और 2 26, तो 2673 ही आपको जोड़ लेना है। 3 7 3 10 का शून्य बचा 1, 7 7 4 2 4 बचा 1, 6 2 8 और 1 9 और ये 29403, कितना होगा सर आपका 29400। तो क्या काम करिए आप आप ऐसा करिए कि आप देख लीजिए कि 29403 है, जो यहाँ पे बेस वैल्यू कितनी है आपकी 1 2 3 4, ठीक है, इनटू में आ जाएगा सर 100%। तो आप ये देख लीजिए कमी आपको निकालना है, तो आप देखिए यहाँ से 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, अब 2 शून्य आ गए
मतलब नीचे अगर 100 हो जाएगा तो कमी बड़े आसानी से निकल जाएगी। आप 4 से भाग दे दीजिए, 4 ऊपर 4 करेंगे तो 100 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 बचेगा 1, 4 3 अब 12 और 4 पंचे 20, तो मतलब 73.5 समथिंग आ रहा है। तो अगर 100 से 73.5 की कमी होगी तो कितना होगा सर, ये होगा आपका 26.5% की क्या हो जाएगी सर, आपकी कमी हो जाएगी। तो 26.5 ऑप्शन नंबर बी बनेगा आपका राइट आंसर। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक है? आसान क्वेश्चन भाई, ठीक है चलिएगा। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है सर कि यदि चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात WX/Z ये दे रखा है तो x का मान बताइए। आपको पता होना चाहिए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग आपका कितना होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है सर, 180। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है आपको पता होना चाहिए। तो चतुर्भुज अगर आपका है कि चारों कोणों का योग होता है सर 360 डिग्री, ठीक है। तो अगर आपके एंगल दे रखे हैं चतुर्भुज के तो सभी का सम कितना होगा 360 डिग्री। तो हमने बोला कि 2 रेसो 3 रेसो 3 और रेसो 4 टोटल सम कर लेंगे कि कितना हो रहा है, 3 2 5 3 8 और 4 12, 12 की वैल्यू कितनी हो गई 360, 12 3 36, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 30। आपसे पूछा एक्स का मान, एक्स का मान कौन सा बीच वाला था, ये हो जाएगा 90। ऑप्शन नंबर बी बनेगा सर राइट आंसर, ठीक है। देखिएगा बोल रहा है कि 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 12 है तो इन पूर्णांकों में सबसे बड़ा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 5 क्रमागत आपकी पूर्णांक संख्याएं इंटीजर्स नंबर है, उन इंटीजर्स नंबर्स का एवरेज आपको दे रखा है 12। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है कि 5 क्रमागत पूर्णांक संख्याओं का जो एवरेज है सर आपका वो कितना है, आपका 12 है। एवरेज दे रखा आपको 12, तो इसमें सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है आपको वो निकालना। देखिए अगर आप एक चीज़ समझेंगे, कोई भी क्रमागत अगर संख्या है मतलब इसके पहले संख्या क्या रहेंगी, अगर बिल्कुल बेसिक से देख लीजिए इसके पहले संख्या रही होंगी सर आपकी, क्योंकि 5 क्रमागत संख्या है, ठीक है। तो अगर ये 12 है तो 5 क्रमागत संख्या है मतलब बीच वाली संख्या होती है एवरेज, तो 5 अगर है तो यहाँ पे 11 रहा होगा, तो यहाँ पे 10 रहा होगा। फिर अगर आगे देखेंगे तो यहाँ पे 13 रखा होगा, यहाँ पे 14 रहा होगा। तो सबसे बड़ा पूर्णांक ज्ञात करना है जो कि क्या होगा आपका सर 14। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। बहुत ही आसान है, इसकी और भी शॉर्ट ट्रिक्स होती है पर जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन ऐड कर सकते। चलिएगा कोई व्यक्ति 19 किलोमीटर पर आवर और 8 किलोमीटर पर आवर और 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से समान दूरियां तय करता है। संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी है आपसे पूछा गया। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। कैसे करिएगा सर इसको कि कोई व्यक्ति 19 किलोमीटर पर आवर 8 किलोमीटर पर आवर और 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से समान दूरियां तय करता है, संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी है। तो देखो सबसे पहले क्या काम करो, चाहो तो इसको आप एक तरीके से और कर सकते हो। अगर 3 स्पीड आपको दी होती है तो उसके एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है सर वो होता है 3x/z अपॉन में x बाय प्लस बाय जेड प्लस में जेड एक्स। ये भी आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी ही वैल्यू जो ऐसी दे रखी हैं जो आपकी मतलब अलग अलग नंबर से अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा सर, देखिए एवरेज स्पीड 3 तो 19 तो 8 × 5 अपॉन में कितना हो जाएगा सर एक्स बाय मतलब हो जाएगा 19 162 प्लस 8 40 5 55, ठीक। तो अगर हम सबको जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 9 और 6 और 4 10 और 9 19 का 9 बचा 1 और 1 2 297 नीचे आ गए, 297 आएगा 27 आएगा, ओह सॉरी 19 8 152 होता सर, कितना होता है 152, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा 287, कितना हो जाएगा 287, इनको जोड़ लीजिए कितना होगा 8 40 यहाँ से हो गया 19 दिया 57, 50 7 28 का 8 बचेगा 2 पंचे 20 और 2 22। तो 287 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि यहाँ जो आपका ये जीरो आना चाहिए। देखो 87 49 9 और 1 10, पहले यहाँ से देखो 287 सब जगह 287 आ रहा, 7 21 और 1 और 1 2, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 7 21 और 1 और 1 तो आंसर नहीं हो सकता। 7 49 और 9 और 1 10 ये आंसर हो सकता है। 57 36 ये आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा आपका राइट आंसर, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट से आंसर क्या बनेगा आपका सी। किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि की जाती है और फिर 8% की छूट दी जाती है, उसके मूल्य में नेट प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी आपसे पूछा।
वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि की गई और 8% की छूट की गई। अगर वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि की चाहो तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हो कि 15 की वृद्धि की, 8 की छूट की, माइनस में 15 इंटू 8 अपॉन में 100। ये भी एक तरीका है। जो हो जाएगा 7, माइनस में 15 अट्ठे 120 अपॉन में 0 0 जाएगा 1.2, 7 में से घटा देंगे आप कितना 1.2, तो ये हो जाएगा आपका 6.2, सॉरी 6.2 5.8 होगा, 5.8 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी है। आसान बताइए, ठीक है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 19, धारा की दिशा में चाल जो है आपकी 125 किलोमीटर पर आवर है और धारा की विपरीत दिशा में चाल आपकी 25 किलोमीटर पर आवर है। किसी स्थान तक जाने और वापस आने में कुल आपको लगते हैं 25 आवर। तो नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी बताइए किलोमीटर में कितनी होगी। देखिए सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आप करेंगे कैसे। देखो इसका एक डायरेक्ट शॉर्टकट है ना, क्योंकि हम बेसिक क्लास नहीं कर रहे, हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस लगा रहे हैं। तो यहाँ पे समझिएगा कि भाई ये मान लो डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या है सर आपकी, कांस्टेंट है, डी हो गई। तो कोई ये एक्स हो गया, ये आपका बाय हो गया। एक्स से बाय कोई स्थान जा रहा है कितनी स्पीड से, तो बोलोगे सर 125 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। और बाय से एक्स आ रहा है तो वो आ रहा है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बोलो बात आई समझ में। तो जा रहा है एक्स से बाय 125 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बाय से एक्स आ रहा है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आने और जाने में इसको टोटल टाइम लगता है सर, टोटल टी टाइम लगता है। और टी टाइम कितना लगता है सर, इसको 25 घंटे लगते हैं। तो इसका एक मेथड आपको पता होगा, इसको तो आप बेसिक से भी बना सकते हैं, पर अगर आपको पता है ये कंडीशन अगर आपकी होती है, ये कंडीशन अगर आपकी गिवन है जहाँ पे डिस्टेंस आपकी डी है, ये एक्स हो गया, ये आपका बाय हो गया, कोई व्यक्ति है मान लीजिए यहाँ से, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ए से बी जा रहा है एक्स किलोमीटर पर आवर की चाल से, और बाय से ए आ रहा है बाय किलोमीटर पर आवर की चाल से, और आने और जाने में टोटल टाइम लगता है इसको टी घंटे। तो उसका डायरेक्ट डिस्टेंस निकाला जा सकता है कैसे, एक्स इंटू बाय अपॉन में एक्स प्लस बाय और इंटू में टोटल टाइम हो गया सर आपका टी। ये डायरेक्ट आपका छोटा सा एक पैटर्न होता है। ये पैटर्न अगर आपको पता है तो क्वेश्चन आप विद इन अ सेकेंड कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए तो देखिए यहाँ पे भी सेम चीज़ें हो गई। डिस्टेंस आपको निकालना था, क्या काम करिएगा, 125 इंटू 25 अपॉन में हो जाएगा ये 150 और इंटू में हो जाएगा टोटल टाइम कितना सर आपका 25। अच्छा बात क्या आती है सर, कुल दूरी निकालना है। तो देखो जाने में लगा डी और आने में लगा डी, मतलब टोटल कितना लग रहा है 2 इंटू डी। बोलो बात है समझ में, ठीक। देखेंगे यहाँ से कैसे करेंगे सर इसको। ये हो जाएगा 25 से 55 25, 5 3 15, या 25 छिक्के 150 होता है, आपको डायरेक्ट पता है। 25 से कम 25, 25 छिक्के 150, तो ये हो जाएगा टोटल आपका 125 दूनी हो जाएगा आपका कितना 250, 250 इंटू में 25, तो 25 25 625। अच्छा 2 से काट लीजिए, 2 से 3 बार चला जाएगा, ठीक है। फिर 125, 25 पंचे 25 पंचे 125 का 5, 50 12, 25 दूनी 50 हो जाएगा 2, और 25 से कम 25 है 31, 3125। टोटल कितना होगा 3125/3। अगर आप इसको देखेंगे तो कितना 3 एकम 3, या फिर डायरेक्ट देखिए पर 5 आना चाहिए। 5 कब आएगा, 3 एकम 3 2 5 आ सकता है, 6 एकम 6 नहीं आ सकता, 6 एकम 6 5 नहीं आ सकता। अच्छा यहाँ आ सकता है, पर यहाँ पे 6 है वहाँ पे 3 है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा आपका राइट आंसर। 1041, 3 3 एकम 3 आ जाएगा, फिर 0 बचेगा, फिर 3 चौके 12, फिर 3 एकम 3 और बचेगा, तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी बनेगा आपका राइट आंसर। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर आपका इतनी दूरी, मतलब कि 1041 2/3 किलोमीटर की दूरी ये तय करता है। ये और आसान क्वेश्चन है आपका कि 5/2 है, प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 5/7 है, माइनस में 3/2 है आपका। तो देखिए सबसे पहले क्या काम करिए, इस छोटी वाली वैल्यू को सॉल्व करिए। 7 एकम 7 और 5 12/7। तो यहाँ से आ गया सर 5/2, प्लस में 7 ऊपर चला जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा, और माइनस में हो गया 3/2। देखिए सबसे पहले क्या काम करिए भाई, आप इसमें सबको 12 बना लीजिए, 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12, तो यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई, 6 पंचे 30 हो चुका है, प्लस में 7 हो चुका है, और माइनस में 6 3 18 हो चुका है, अपॉन में 12 तो चल ही रहा है। तो देखिए कितना हो जाएगा सर आपका, ये हो जाएगा 37, 37 में से आप कर लीजिए किसको 18 को,
तो कितना हो जाएगा सर ये हो जाएगा 9 और 2 में से गए 1, 19/12। ऑप्शन नंबर बी बनेगा आपका। यहाँ तक हो चुके हैं दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, जिसमें चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में अपना कमेंट कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। चलिए, एक्स जो है बाय स्क्वायर माइनस 1 क्या व्युत्क्रमानुपाती है, और जब बाय इज इक्वल टू 4 होता है तो एक्स इज इक्वल टू 6 होता है। तो जब बाय इज इक्वल टू 8 है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो, एक्स जो है एक्स बाय स्क्वायर क्यू माइनस 1 की व्युत्क्रमानुपाती है। बाय क्यू माइनस 1 का व्युत्क्रमानुपाती कौन है बताइए, एक्स, ठीक है। इफ एक्स वेरीज इनवर्सली एज बाय क्यू माइनस 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 6 तो बाय इज इक्वल टू 4। तो देखो सबसे पहले क्या काम करो, अगर ये ऐसा है तो यहाँ से आ जाएगा बाय क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू के अपॉन में एक्स आ गया। यहाँ से कितना आ गया, के अपॉन में एक्स। अब देखो पहली कंडीशन आपको गिवन है, तो सबसे पहले पहली कंडीशन को समझिएगा। पहली कंडीशन है कि जब बोल रहा है बाय इज इक्वल टू 4 है और एक्स इज इक्वल टू 6 है, तो हो जाएगा 4 का क्यू 64 माइनस 1 के अपॉन में हो जाएगा 6, तो हो जाएगा 63 इंटू में 6। ये होगी सर आपकी के की वैल्यू। अब सेकेंड केस आपको ये बोल रहा है कि के की वैल्यू तो होगी 63 इंटू में 6, और अब आपसे बोल रहा है कि यहाँ बाय इज इक्वल टू क्या है सर, 8 है, तो आपको निकालना है एक्स का मान। तो आप यहाँ रख दीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा, देखो ये बाय क्यू मतलब 8 का क्यू हो जाएगा 512 माइनस में 1, के की वैल्यू हमने अभी निकाला 63 इंटू 6 और अपॉन में हो जाएगा एक्स। ये हो जाएगा 511 अपॉन में 511, एक्स की वैल्यू जो आ गई 63 इंटू 6 अपॉन में 511, ठीक है। तो क्या आना चाहिए, 7 से अगर आप काटें इसको, 7 9 के 63 हो रहा है, 7 9 के कितना हो रहा है 63 हो रहा है। 7 से इसको अगर आप काटें तो कितना हो जाएगा, 7 से 49 और 2 बचेगा 7 या 21, 9 छिक्के 54/73 आपका राइट आंसर होना चाहिए। है ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बनेगा सर आपका राइट आंसर, ठीक है मेरे भाई। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दो संख्याओं का अनुपात आपको गिवन है 5:4, उनका महत्तम समावर्त आपका गिवन है 5, तो उनका लघुत्तम समावर्त ज्ञात करना है। ये तो और बढ़िया क्वेश्चन हो गया सर, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो बहुत हर बच्चे को पता होगा। एक तो एक बेसिक मैं आपको बताऊं, ये बेसिक पता होना चाहिए कि अगर दो संख्या आपकी गिवन है तो हम बोल सकते हैं सर कि पहली संख्या इंटू में दूसरी संख्या इज इक्वल टू होता है सर एलसीएम और इंटू में होता है सर एचसीएफ। ये आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं है पर ये पता होना चाहिए, बहुत आता है क्योंकि छोटे एग्जाम्स में। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, बोल रहा है दो संख्याओं का अनुपात, मतलब आपको देखो दो संख्या आप क्या मानते हो हमेशा, एच एक्स और एच बाय दो संख्या आपकी मानते हो। तो यहाँ पे एच की वैल्यू आपको गिवन है 5, एच की वैल्यू गिवन है 5, और ये जो रेशो है आपका एक्स रेशो बाय आपको गिवन है जो कितना है बताइए 5:4। तो यहाँ से संख्या निकल जाएंगे सर, कितना हो जाएगा बताओ, 25 आपकी एक संख्या हो गई और दूसरी संख्या कितनी हो गई 20 आपकी एक संख्या हो गई, और इनका निकालना है आपको एलसीएम। तो 25 और 100 का 20 का एलसीएम आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, कितना होता है 100 होता है सर, कितना होगा 100। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। एक तरीका और है निकालने का कि जब भी एलसीएम निकालना होता है, मान लो आपको 25 और 20 का एलसीएम निकालना है, मतलब आगे ध्यान रखिएगा, तो आप क्या काम करेंगे, इसका रेशो निकाल लेंगे जो कि अब भी रेशो निकल के आया 5:4। फिर आप क्या काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 20 पंचे हो गए 100, किसी का भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यही आपका एलसीएम होता है। ठीक है भाई, समझ में आया। चलिए देखिए, ये आपका एक बेसिक सा क्वेश्चन है, समझेंगे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आप। 0.848 है, भागित में 0.8 है, और ये आपकी जो संख्याएं दे रखी है, तो आपको बॉड मास से चलना है ना, जो जो चीज़ें आपकी सीक्वेंस में है उन्हीं को सॉल्व करना है, उन्हीं को प्रायोरिटी देना है। देखिए पहले देखेंगे 0.848, पहले समझो इस चीज़ को, इसके भागित में ये है और फिर गुणे में ये है, फिर आपका प्लस आ गया, मतलब ये अलग अलग चीज़ होगी। इसके भागित में ये है और इंटू में ये है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो 0.125 है, ये भागित में इसलिए हो जाएगा 2/5, बोलो कोई दिक्कत, और इंटू में चल रहा है 0.4। इसको सॉल्व कर लो पहले, 5 से काटोगे कितना हो जाएगा 0, और 25 पंचे 125, 25 दूनी 50 मतलब 0.5, और इंटू में 0.4, 4 पंचे 20 मतलब आ गए यहाँ से 2। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलो बढ़िया। फिर यहाँ देखो तो ये 0.848 है, इसको भागित किया जा रहा है 0.8 से, है ना, और मल्टीप्लाई कर दिया जा रहा है 0.5 से, 1/2 मतलब 0.5।
तो देखो ये पॉइंट से आपका ये पॉइंट कैंसिल, इसके बदले में पॉइंट कितना जाएगा तो बताओ, 3 पॉइंट आ जाएंगे। 8 एकम 8, 8 छिंग 48, तो 6 पंच 30, पंच के 30 का शून्य बचा 3 और 5 एकम 5, 530 अपॉन में आ गया, तो यह जाएगा सर 0.53 और प्लस में 2, हाँ 0.53 प्लस में 2, ये दो नहीं आएगा सर, पंचों के 20 हो रहा है आपका, 4 पंचे 20 हो रहा है, ठीक है। और संख्या एक दो संख्या के बाद जो 0.2 आएगा सर ये, तो 0.2 आपको जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा बताओ, 0.73, है ना। नंबर ए बनेगा आपका राइट आंसर। क्लियर है भाई। देखिए 977340 किससे विभाज्य, कौन सी ऐसी संख्या जिनसे नंबर आपका विभाज्य है। तो देखो सबसे पहले एक चीज़ समझिए, जैसे 40 दे रखा है, लास्ट में 40 है, मतलब ये 4 से डिविजिबल है, तो पहले देख लीजिए 4 कहाँ आ रहा है, तो 4 छिंग 24, बाकी 4 कहीं है क्या, नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर सी ही आपका राइट आंसर। एक ही नियम से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, मतलब लास्ट की जो 2 डिजिट है वो डिविजुअल होना चाहिए किससे सर, 4 से, पूरी संख्या 4 से डिविजुअल होती है, ठीक है। 3 घंटियां हैं सर जो 12, 15, 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, यदि वे 10 AM पर एक साथ बजती हैं तो पुनः किस समय पर बजेंगी। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, हर बार एग्जाम में आता है। 3 घंटियां हैं सर, पहली घंटी हो गई जो 12 मिनट पर बजती है, दूसरी घंटी हो गई जो 15 मिनट पर बजती है, फिर तीसरी घंटी हो गई जो 18 मिनट में बजती है, के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे 10 AM पर एक साथ बजें, और एक ऐसा कोई टाइम है जो अलग अलग बजने पर कोई टाइम है 10 AM पर, जो अगर इस सब मिलकर एक साथ बजें तो पुनः किस समय एक साथ बजेंगे। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा इस क्वेश्चन में हमें एलसीएम निकालना पड़ता है। तो हमें एलसीएम निकालना पड़ता है किसका, 18 का, 15 का और 12 का। देखिए कितना एलसीएम हो जाएगा, अभी मैंने आपको एक तरीका बताया था निकालने का। देखो 18 और 15 का सबसे पहले एलसीएम या 12 और 15 का एलसीएम निकाल लीजिए, कितना होता है 60। 12 15 का एलसीएम कितना होगा 60, और 60 और 18 का निकाल लीजिए। तो नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या कर लीजिए, 6 3 18, 6 कम 6, तो ये हो जाएगा 180। कितना एलसीएम आ गया बताइए, 180, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 180, तो 180 आपका हो चुका है, ठीक है। तो 10 AM पर एक साथ बजती हैं तो पुनः किस समय एक साथ बजेंगी। तो पहला आप देखेंगे तो टोटल 180 मिनट, कितने लग रहे हैं सर इसको, 180 मिनट, 180 मिनट का मतलब होता है आपका 3 आवर। कितने आवर सर, 3 आवर। तो पहली बार बजी थी 10 पे, 10 में 3 आवर अगर आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 PM। ऑप्शन नंबर बनेगा ए आपका राइट आंसर, ठीक है सर। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ से कि रमेश एक व्यक्ति है जिसने 2 अलग अलग योजनाओं में 2 वर्षों के लिए 25,000 और 25,000 का निवेश किया। पहली योजना में ब्याज दर 8% प्रतिवार्षिक है और जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है, और दूसरी योजना में ब्याज दर आपकी 6% प्रतिवर्ष है जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है। दोनों योजनाओं से अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर। तो देखिए ये क्वेश्चन तो आपका और आसान हो गया भाई, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, 2-2 साल की कहानी है। 2 साल की कहानी के लिए आप डायरेक्ट सक्सेसफुल भी निकाल सकते हैं या कोई प्रिंसिपल मान के भी कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि मान लीजिए 2 कहानी बन रही है यहाँ पे, देखिए टाइम आपका दोनों का 2 साल है, प्रिंसिपल आपके दोनों के सेम है, बस आपकी रेट चेंज हो रही है। तो पहली वाली जो रेट है आपकी वो कितनी है, 8% पर एनम। दूसरी वाली जो रेट है सर आपकी वो है आपकी 6% पर एनम। बोलो बात आई समझ, ठीक है भाई। तो हमने क्या बोला कि अगर ये 2 साल का हम यहाँ से CI निकालें तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 8 हो जाएगा 16, और 8 64, मतलब 16.64% आपका जाएगा। अगर आप यहाँ 2 साल का CI निकालें, ये आपको समझ में आए, सक्सेस वाला में फॉर्मूला लगाना है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100। तो 6 और 6 12.36%। तो इनका अंतर ही तो निकालना है, तो इनका जो डिफरेंस आ गया वो डिफरेंस कितना हो रहा है सर इनका, ये हो जाएगा सर आपका 14 में से 6 गए 8, 5 में से 3 गए 2, और 6 में से 2 गए 4, 4.28%। डिफरेंस कितना हो गया, 4.28%। इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना सर आपका, 25,000। तो 25,000 जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है इसका ही तो निकालना है आपको 4.28%। तो बस कुछ नहीं करना, 25 का मल्टीप्लाई कर लो, 25 अट्ठे कितना होता है 200 का शून्य बचा 20, 25 दूनी 50 और 20 70 का शून्य बचेगा 7, 25 चौके 100 और 7 107।
बाकी तो आपके 0 कट के 1070 आपका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। बताइए, आया समझ में? है आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। चलिएगा भाई, ये बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार देखेंगे इसको। चलिए देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आपसे बोल रहा है कि 4 पेन हैं आपके और 5 नोटबुक है जिनकी कीमत आपकी 130 रुपये है। तो 4 पेन है, हम मान लेते हैं पेन आपका x रुपये हो गया और नोटबुक आपकी y रुपये हो गई। तो 4 पेन है और प्लस में 5 आपकी नोटबुक है जिनकी कीमत है आपकी 130 रुपये। यदि एक पेन की कीमत 25% बढ़ा दी जाती है, मतलब पेन की कीमत x थी, इसको अगर बढ़ाओगे आप 25%, पेन की कीमत आपकी x है, इसको अगर आप 25% बढ़ाओगे मतलब 125/100, मतलब कि 1.25x हो जाएगी। और बाय की कीमत जो नोटबुक है आपकी, उसकी कीमत अगर आप 20% कम करोगे मतलब 80% हो जाएगी, मतलब 0.8x हो जाएगी। बोलो बात ही समझ में? हाँ जी। चलिए, तो फिर आपसे ये बोल रहा है कि 2 पेन और 4 नोटबुक की कीमत 82 हो जाती है। तो आपको एक फाइनली निकालना क्या है? आपको निकालना है एक पेन और 2 नोटबुक की मिल, एक पेन मतलब एक x, मतलब आपको निकालना है x प्लस 2y की आपको कीमत निकालना है। अच्छा एक चीज़ समझिएगा, तो कुछ तो चीज़ें और हो सकती हैं, जैसे कि देखो बेसिक मेथड तो हम कर ही लेंगे। अगर हम x प्लस 2y को देखें तो सर यहाँ पे 4x प्लस 5y की वैल्यू कितनी दे रखी? 130। हमें 4x से जाना है x की ओर, तो अगर x की ओर जाएंगे, अगर मैं इसको पूरे को डिवाइड कर दूँ 4 से, तो हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस में, तो अगर आप देखेंगे 5 से 4 करेंगे तो 1.25 आएगा, बाय 4 एकम 4, ठीक है। और इक्वल टू हो जाएगा ये कितना सर? 4 तिये 12, 4 पंचे 20, 10 4 8 32, 4 तिये 12, बचा 1, 4 दूनी 8, है ना, समथिंग 32 आ गया। 4 तिये 12 बचा 1, 4 दूनी 8, 32.5 कुछ आ रहा है, ठीक है। अब आप एक चीज़ समझिए कि जो भी आ रहा है मतलब 32 से कुछ तो ज़्यादा ही आएगा। देखो x की कीमत है आपकी, x की कीमत ये 2y है और ये आपका कितना है सर? 1.25 है। मतलब इसको जब आप 2y बनाओगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ज़्यादा ही आएंगी। तो जो भी आंसर होगा 32 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। तो पूरा पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर बेसिक से करेंगे तो ये जो आपने निकाल रखा है इसी में आप मल्टीप्लाई करेंगे किसका? 2 पेन का। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसका? 4 नोटबुक का। फिर मिला के कीमत कितनी हो जाएगी? 82। फिर आप एक्स और बाई की वैल्यू निकाल सकते विलोपन विधि से। चलिए देखेंगे, एक सेट का अंकित मूल्य आपका 1200 है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 5% और 15% की 2 क्रमागत छूट देता है। विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितने रुपए कम है, आपसे ये पूछा गया है। तो कैसे करिएगा सर इस क्वेश्चन को? देखो, अंकित मूल्य है आपका कितना सर? 12, मतलब मार्क प्राइस आपको दे रखा है 1200। बोल रहा है अंकित मूल्य पर 5% और 15% की 2 क्रमागत छूट। ऐड कर लीजिए, 5% की छूट का मतलब ये होता है सर 5 बटे मतलब 1/20, तो छूट मतलब 1 की कमी, मतलब 19 से कितना हो गया? 30 हो गया। फिर आपका 15%, तो 15% मतलब 3/20, तो 20 से 3 की कमी मतलब हो जाएगा 17/20। बोलो बात आई समझ में? यही तो आपको निकालना है भाई। तो विक्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य से कितना कम हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है। और बाकी एमआरपी आपका है ही 1200 रुपये। कितना हो जाएगा सर? 0 से 0 और 2 दूनी 4 और 4 तिया होता है 12, ठीक है। तो हो जाएगा 17 153 का 3 बचेगा 15, 17 कम 17 और 15, 7 5 12 का 2 बचा 1, ये हो जाएगा 323। इंटू में करेंगे 3, तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 3 969 रुपये। कितना हो गया सर? ये 969 रुपये हो गए। और एमआरपी आपको गिवन है कितनी सर? एमआरपी गिवन है आपको 1200 रुपये और ये है 969 रुपये। बस 10 में से 9 गए 1, 9 में से 6 गए 3 और 11 में से 9 गए 2, 231 रुपये। ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा सर आपका राइट आंसर। है आसान? बताइए। कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं भाई। एक मशीन के मूल्य में 10% की दर से ह्रास होता है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 1,00,000 रुपये है तो 2 वर्ष के बाद इसका मूल्य कितना होगा, आपसे ये पूछा है। क्वेश्चन और आसान है। तो वो पूछ रहा है कि मशीन के हर साल उसमें 10% का ह्रास हो रहा है, 10% की जो मूल्य है वो गिर रहा है। जैसे आप कार लेते हो, हर साल आप चलाएं अथवा ना चलाएं, ईयर के साथ साथ आपका हर साल उस कार की जो वैल्यू है वो कम होती जाती है। तो ये वही बोल रहा है
एक मशीन उन्होंने लिया जिसकी 10% हर साल वो क्या हो रहा है, आपका मूल्य लॉस में जा रहा है। अगर मशीन की वर्तमान कीमत 1 लाख रुपए है तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य कितना होगा? तो सर सीधी सीधी बात है कि 10 रुपये मूल्य था, एक कम हो गया 9, फिर 10 रुपये मूल्य था, एक कम हो गया 9, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 9 में 9 में 1। तो सर इधर डाट सीधा सीधा दिख रहा है 81,000 है, ऑप्शन नंबर बी। मतलब 100 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3 जीरो 2 जीरो कैंसिल, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1,000। यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी 81,000। इससे आसान क्वेश्चन क्या ही हो सकता है। चलिएगा देखेंगे इस क्वेश्चन को। 5,000 पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब इससे आसान क्वेश्चन एग्जामिनर क्या देगा भाई आपको, है कि नहीं? बताइए, आप ही बताइए, कुछ और हो सकता है इससे अच्छा क्वेश्चन आपके लिए? देखो इसको कैसे करते हैं आप, हमेशा 5,000 रुपये आपका क्या होगा सर, प्रिंसिपल। तो आपको याद रखना है कि साधारण ब्याज निकालना था, साधारण ब्याज हमेशा होता है 80%। टी को मानते हो आप 100%, ठीक है, तो 80% है। तो सबसे पहले ऐसा ही निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा बताओ, 5 × 2 मतलब 10%, ये हो गया ऐसा ही। तो सर मुझे निकालना है ऐसा ही, तो मैं ये बोलूँगा जो 5,000 की वैल्यू है, ये वैल्यू है 100% की, और मुझे निकालना है ऐसा ही, मतलब मुझे वैल्यू निकालना है 10% की। सर परसेंटेज से मेरा परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, और जीरो से जीरो चला गया, जीरो से जीरो, मतलब 500 रुपये मेरा क्या होगा यहाँ पे, ऐसा ही। चाहो तो आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। देखो इसकी वैल्यू आपको निकालना है, क्वेश्चन नंबर 31 हमारे सामने आ गया है मेरे भाई। देखो तो डायरेक्ट डायरेक्ट कट गया, कुछ करने नहीं, 7 × 7 और 2 9/7 पलट जाएगा, 7/9 हो जाएगा, कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर बी। इससे आसान क्वेश्चन कहाँ से लेके आओगे आप? देखिए, तीन संख्याओं का औसत आपका 49 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तीन संख्या है और तीनों संख्याओं का औसत 49 है। तो पहली संख्या है मान लीजिए, दूसरी संख्या है मान लीजिए, तीसरी संख्या है। तो आपसे बोल रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, दोगुनी है, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तीन गुनी है, तो 3 दूनी 6। दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या की तीन गुनी, तो आप इसको 6 मान लो दूसरी संख्या को। पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी, पहली संख्या दूसरी की दोगुनी मतलब ये 12 हो जाएगा, और जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या की तीन गुनी है। अच्छा, जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या की तीन गुनी है, तो दो कर लो, तो दो तिया कितना हो गया, 6 हो गया। तीसरी संख्या की दो गुनी, सॉरी तीसरी संख्या की दो गुनी बोला है, ये 3 हो जाएगा। तीसरी संख्या की दो गुनी मतलब ये हो जाएगा 3 दूनी 6। और जो दूसरी संख्या है वो पहली जो संख्या है वो दूसरी की दो गुनी, तो इसकी दो गुनी हो जाएगा, ठीक। सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी, तो आप सबसे पहले देख लो इसका एवरेज देख लीजिए कितना हो जाएगा। 6 और 3 9 12 9 हो जाएगा 21। 21/3 30 7 21, एवरेज कितना होना चाहिए 7, पर एवरेज 7 नहीं, कितना है 49। एवरेज 7 नहीं, कितना है 49। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। आपसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या जो कि 12 है, 12 × 7 हो जाएगा 84। ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है मेरे भाई, है आसान, बताइए। देखो, शुद्ध घी का मूल्य 112 रुपये पर किलोग्राम है। कोई बेईमान दुकानदार इसमें 56 रुपये पर किलोग्राम मूल्य वाले वनस्पति तेल को मिलाकर इस मिश्रण को 91 रुपये पर किलोग्राम से बेचता है, जिससे उसे 30% का लाभ होता है। देखो तो सीधा सीधा एलिगेशन का क्वेश्चन है कि देखो सबसे पहले शुद्ध घी जो आपका प्योर घी है उसकी जो कीमत है सर वो है 112 रुपये पर किलोग्राम। फिर आपका जो मिलावट वाला जो मिक्स वाला घी है उसकी कीमत है सर आपकी 56 रुपये पर किलोग्राम। यूनिट सेम होना चाहिए, याद रखिएगा। और 91 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से सर बेचता है। देखो ये भी कॉस्ट प्राइस, ये भी कॉस्ट प्राइस, तो बीच में भी क्या होना चाहिए सर, कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, तो उसको आप चेंज कर लीजिए। ये 30% का लाभ मतलब 10 से कितने का लाभ हो रहा है, 13 का। ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस। सर वो आपसे बोल रहा है 13 की वैल्यू है 91, 1 यूनिट की वैल्यू 7 × 7 मतलब कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, बताओ सर। तो आपका बीच में कितना जाएगा बताओ, 70 रुपये हो गया सर कॉस्ट। अब लगा लीजिए एलिगेशन आप यहाँ से, आपका निकल जाएगा यहाँ से एलिगेशन। कितना हो जाएगा देखो, 70 और 4 का डिफरेंस हो जाएगा 4, सॉरी 4 बोल रहे हैं, 14। और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2, 42।
तो वह दोनों किस अनुपात में मिश्रित करता है? तो 7 दूनी 14, 7 6, या आप दैट बोल सकते 14 कम 14, 14 तिया 42, 1:3 के अनुपात में मिक्स करेगा सर। ऑप्शन नंबर बी बनेगा आपका राइट आंसर। बताइए, है आसान एलिगेशन का ये क्वेश्चन। देखिए भाई, 81 मीटर लंबी 29 मीटर चौड़ी, सॉरी 81 मीटर लंबी 29 मीटर ऊंची और 0.8 मीटर मोटी दीवार बनाने के लिए आवश्यक 72 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर माप वाली ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि रेत और सीमेंट का मिश्रण दीवार के कुल आयतन का 40% हिस्सा घेर रहा है। अब देखिए यहाँ से कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले ये आप देखिएगा, ये मीटर में दे रखा है, ये आपका सेंटीमीटर में दे रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे 81, ठीक है, 81 मीटर और सेंटीमीटर, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 8100, ये हो जाएगा 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, बिल्कुल सही। और 0.8 का कितना हो जाएगा? ये 80। अपॉन में जब आप डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 72, 50 और ये 25। साथ में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ आपसे बोल रहा है जबकि रेत और सीमेंट का मिश्रण दीवार के कुल आयतन का 40% स्थान घेरता है, मतलब कितना बचता है? तो 60%। ठीक है, देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 25 से 25 चौके 100, ये 4 बार, 50 से 50 दूनी 100, ये 2 बार, 8 9 के 72 और 9 में 9 में 81। सब कट गया क्या? ठीक। अब देखो इंडोडिजिट देख लो, 9 दूनी 18, 8 8 9 के 72, 2 4 दूनी 8 8, 8 से 48, मतलब इंडोडिजिट जो भी आएगा वो 8 आएगा। 8 है क्या? बस ऑप्शन नंबर डी बनेगा आपका राइट आंसर। ठीक है सर, है आसान। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अनुपात में कौन सा बड़ा है? देखो बहुत क्वेश्चन आए एग्जाम में वाले, ठीक है, कौन सा बड़ा है आपको निकालना है। तो आप सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आप ये देख लीजिए कि जैसे ये जो वैल्यू है आपकी 43, 43 का आधा कितना होता है सर? बड़ा निकालना, 43 का आधा, 43 का आधा अगर आप देखेंगे तो 21 समथिंग, 21.5 आएगा, पर उससे छोटा है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। इसका आधा कितना? 20 होता है, 20 से छोटा मतलब आंसर नहीं हो सकता। 38 का आधा होता है 19, ये 19 से ज़्यादा है, ये आंसर हो सकता है। 45 का आधा कितना होता है सर? 22.5, है ना, उससे ज़्यादा, मतलब ये आंसर हो सकता है। अब दो ऑप्शन आपके पास बचे हैं, एक बचा 20/38 और एक बच रहा है सर आपके पास 23/45। अब इसको कैसे लिखिए? इस 20 को बताओ, आप ऐसे लिख सकते हो कि 38 का आधा तो 19 था, 19 में प्लस जोड़ दो 1। ठीक है भाई, 45 का आधा कितना था बताइए? 22.5 था, प्लस में जोड़ा आपने 0.5। तो मेरे भाई एक चीज़ समझिए यहाँ से कि ये लगभग, ये जो वैल्यू आपकी ये तो आधी ही हो गई। अब बचा 1/38, या तो बच रहा है 1/38 और यहाँ बच रहा है 1/90। कौन सी वैल्यू आपकी ज़्यादा बड़ी होगी? तो आप बताइए, 1/38 बड़ी होगी, सीधा सीधा दिख रहा है, मतलब ये 19/20/38। ऑप्शन नंबर सी बनेगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो कुछ करने की जरूरत ही है मेरे भाई। बताइए, देखिए भाई, ये लास्ट क्वेश्चन आपका, संगत भारक आपको दे रखे हैं 29, 87, 15, 26 और 18 का उपयोग करके संख्याएं 17, 12, 23, 45 और 301 का भारी औसत ज्ञात करना। बढ़िया क्वेश्चन है सर। अगर आप इसको स्मार्ट अप्रोच से नहीं करेंगे तो वैसे तो ये वैसे कैलकुलेटिव ही क्वेश्चन है एक तरीके से देखा जाए। ये देखिए संख्याएं बोल रहा है, मतलब ये एक्स की वैल्यू हो गई है और ये आपकी फ्रीक्वेंसी की वो संख्या आपकी कितने बार आई है, ये क्वेश्चन है आपका। तो इनको तरीका क्या होता है सर इसका, जब हम एवरेज निकालते हैं वेटेड एवरेज, तो वो हो जाता है सिग्मा एफ एक्स, दोनों का मल्टीप्लाई और अपॉन में सिग्मा एक्स। ठीक है, ये आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट होगा इसका। चलिए अब इसको कैसे करेंगे सर, पूरा बेसिक लिखते हैं एक बार, फिर समझेंगे कि उस क्वेश्चन को और क्या तरीके से किया जा सकता है। तो देखिए 29 इंटू मल्टीप्लाई होगा 17 का, 87 इंटू मल्टीप्लाई होगा 12 का, 15 इंटू मल्टीप्लाई होगा 23 का, 26 इंटू मल्टीप्लाई होगा 45 का, हाँ जी बिल्कुल, और 18 इंटू मल्टीप्लाई होगा 301 का, और अपॉन में एक्स आएगा, मतलब 17 प्लस 12 प्लस 23 प्लस 45 प्लस 301। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक है भाई? कोई दिक्कत यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं है। देखो अब एक तरीका तो यह है कि आप इनको पूरा कैलकुलेट करो, एक तरीका यह है कि इन क्वेश्चंस को आप क्या कर लो,
क्या कर सकते हैं, पूरा तो मल्टीप्लाई अगर आप करने बैठ गए तो क्वेश्चन तो बहुत लेंदी हो जाएगा। अच्छा एक काम करिए, कहीं आप देखिए डिजिटल सम तो नहीं लग रहा। 4 और 2 6 और 5 11 मतलब 2 डिजिटल सम आ गया। 8 4 12 मतलब 3 4 3 7 डिजिटल सम आ गया। 8 4 12 मतलब 3 3 और 5 8 डिजिटल सम आ गया। 4 2 6 4 2 6 6 और 6 8 6 12 मतलब 3 डिजिटल सम। तो देखो सबसे अच्छी बात है कि ऑप्शन की डिजिटल सम अलग अलग हैं। और जैसे ही हमें पता चलता है कि ऑप्शन के डिजिटल सम अलग अलग हैं तो हम आराम से क्वेश्चंस को बना सकते हैं। कैसे, इनका चेक कर लीजिए एक बार। देखो 7 और 1 हो गया आपका 8, 2 और 1 हो गया 3, 3 और 2 हो गया 5, 4 और 5 9 तो खत्म ही हो गया, 3 और 1 4। जोड़ लीजिए 8 और 3 11 मतलब 2, 5 और 2 7, 7 4 11 मतलब 2। तो नीचे डिजिटल सम कितना आ गया बताइए, 2 आ गया। ऊपर देखिए ये 9 है, 9 और 2 कितना हो जाता है 11 मतलब 2 डिजिटल सम। 9 तो खत्म हो जाता है मतलब 2 बचा। 7 और 1 8 बचा। ठीक, 8 दूनी 16 मतलब 7 डिजिटल सम। 2 और 1 3, अच्छा 3 आया, 7 7 14 15 15 6 6 3 18 8 8 और 1 9 मतलब ये खत्म हो गया। 9 डिजिटल सम मतलब खत्म हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया 3 2 5, 5 और 1 6, 6 5 30 मतलब 3 डिजिटल सम। फिर आपका 9 है तो ये खत्म ही होगी कहानी यहाँ से। 8 और 1 9 तो ये खत्म हो गया। 7 और 3 10 आया मतलब 1 डिजिटल सम है तो 1/2 आ रहा है। कितना आ रहा है सर, 1/2। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, डिजिटल सम को 1/2 अगर आ गया है तो नीचे हमें बनाना है क्या, नीचे बनाना है 0। तो कैसे होता है, जब 8 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8 दूनी 10 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया, 8 कौन से ऑप्शन का, ऑप्शन नंबर सी बनेगा आपका राइट आंसर, 58.4। ये हो गया आपका डिजिटल सम से क्वेश्चन। ठीक है भाई। तो दोस्तों ये आपके CBT 2 के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे। ऑल 35 क्वेश्चन का हम लोगों ने सॉल्यूशन कर रखे हैं। अगर आपको सेशन पसंद आएगा तो आपको यहाँ पे फीडबैक जरूर देना है। ठीक है, फिर हम लोग यही सेशन आपके जारी रखेंगे और जितने भी एग्जाम्स में आपके, जो भी एग्जाम्स आपके होते जा रहे हैं उन सभी के प्रीवियस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें। ठीक है, और अगर आपको ये पसंद आता है तो भैया हम लोग यहाँ पे छिंदवाड़ा में आपकी आरंभ कैरियर इंस्टीट्यूट है जो कि मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में फर्स्ट फ्लोर पर है। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस चाहते हैं तो आप वहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है जी, ओके।